नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में समकालीन हिंदी कविता के बारे में व्याख्या को देखेंगे। और आप भी एक पेन और नोटबुक के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपके आगामी हिंदी की विषय की जो भी परीक्षाएं हैं उसमें वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का ये टॉपिक। सन 1960 के बाद की कविता को अनेक नाम दिए गए, जिनमें प्रमुख हैं साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, अकविता, अभिनव कविता, युयुत्सावादी कविता, बीट कविता, अस्वीकृत कविता, अति कविता, सहज कविता। तो ये सारे जो नाम दिए गए हैं वो 1960 के बाद की जो भी कविताएं लिखी गई उनके लिए दिए गए थे। इन अनेक साइन बोर्डों का केवल एक ही अभिप्राय है कि साठोत्तरी कविता नई कविता से कुछ अलग और हटकर है। तो पिछली वीडियो में हमने नई कविता के बारे में जाना था, तो इस जो वीडियो में हम आज साठोत्तरी कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। संक्षेप में साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली जो साठोत्तरी कविता की विशेषता है वो है साठोत्तरी कविता में असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर बहुत ही साफ तौर पर उभरा है। यह स्वर कहीं व्यंग्य रूप में तो कहीं खुले रूप में है। तो समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता की ये विशेषता रही है कि इसमें असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का स्वर वो स्पष्ट रूप से हमें इनकी रचनाओं में दिखता है कवियों की। दूसरी जो विशेषता है वो है जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को जीवन परिवेश में अभिव्यक्त किया गया है। तीसरी जो समकालीन कविता की या साठोत्तरी कविता की विशेषता है वो है समकालीन कविता रोमानी छायावादी संस्कारों से पूर्णतः मुक्त है। चौथी विशेषता है समकालीन कविता समाज की मान्यताओं, परंपराओं से मोहभंग व्यक्त करती है। तो ये जो भी यहाँ के अंधविश्वास वगैरह हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उन सब का खंडन करती है समकालीन कविता। पांचवी जो विशेषता है वो है इस कविता में जीवन से सीधा साक्षात्कार है। उसमें जीवन की खींच, असंतोष, निराशा, कुंठा, कड़वाहट के स्वर अधिक है। छठी विशेषता है भारतीय समाज में व्याप्त जड़ता, विसंगति, आक्रोश, विडंबना की पूर्ण अभिव्यक्ति समकालीन काव्य में हुई है। सातवीं जो विशेषता है वो है मानव की स्वार्थपरता, अधिकार लोलुपता, भ्रष्टाचारिता को आज की कविता का विषय बनाया गया है। आठवीं जो विशेषता है वो है समकालीन कविता में राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार किया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो समकालीन कविता है या साठोत्तरी कविता है वो हमारे ही आसपास जितनी भी परेशानियां, दुख और जो भी अंधविश्वास वगैरह कवियों ने देखे हैं या स्वयं महसूस किए हैं, तो उन्होंने उसे अपने काव्य के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि हम उन्हीं के जीवन से संबंधित अनेक घटनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है वो कविताएं। समकालीन कवियों में से कुछ प्रमुख कवि हैं विश्वनाथ तिवारी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल, मत्स्येंद्र शुक्ल, विष्णु खरे, देवेंद्र कुमार, श्याम विमल, विजय कुमार, परमानंद श्रीवास्तव, आलोक धनवा, अमरजीत, प्रताप सहगल, अरुण कमल, अनिल जोशी। तो ये सभी साठोत्तरी कवि हैं या समकालीन कवि हैं जिनकी अनेक रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। सन 1975 से लेकर अब तक की कविता संख्यात्मक दृष्टि से अधिक समृद्ध है, क्योंकि अनेक संकलन प्रकाश में आए। सन 1975 के बाद प्रकाशित हुए कुछ प्रमुख कवियों के संकलन निम्नलिखित हैं। तो आप इन प्रमुख कवि जो कि 1975 के बाद उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं
उन सभी को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से बहुत सारे कवियों की रचनाओं को पूछा जाता है। पहले है अज्ञेय, इनकी जो रचना है वो है नदी की बाँक पर छाया, महावृक्ष के नीचे। ये जितनी भी रचनाएं मैंने यहाँ पर लिखी हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप हर एक रचना पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी है मुक्तिबोध जी की भूरी भूरी खाक धूल। तीसरे हैं नागार्जुन जी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए रत्नगर्भ, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली। चौथे हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनकी रचना है चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने। पांचवे हैं त्रिलोचन जी, ताप के ताए हुए दिन, शब्द मैं उस जनपद का कवि हूँ। छठे हैं केदारनाथ अग्रवाल, इनकी प्रमुख रचना है पंख और पतवार, गुल मेहंदी। सातवें हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना है छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान कल्पांतर। आप पुराने पेपर उठाकर देखिए तो उनमें आप देखेंगे कि ये रचनाएं उन पेपरों में पूछी गई हैं और बहुत बार पूछी गई हैं, तो आप इन रचनाओं को लिख जरूर लीजिएगा। आठवें नंबर के हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना है जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। नवे हैं कुंवर नारायण, इनकी प्रमुख रचना देखिए आमने सामने। विजय देव नारायण शाही, इनकी है साखी। 11वें हैं अरुण कमल, इनकी रचना है अपनी केवल धार। 12वें हैं हरि नारायण व्यास, इनकी है त्रिकोण पर सूर्योदय। 13वें हैं कैलाश वाजपेयी, इनकी है महास्वप्न का मध्यांतर। 14वें नंबर के हैं केदारनाथ सिंह, यहाँ इनकी है यहाँ से देखो। 15वें नंबर के कवि हैं धूमिल, इनकी है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और कल सुनना मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है कल सुनना मुझे, ये बहुत बार पूछी गई है। 16वें नंबर के हैं मणि मधुकर, इनकी प्रमुख रचना है बलराम के हजारों हाथ। 17वें नंबर के जो प्रमुख कवि रहे वो थे चंद्रकांत देवताले, इनकी है लकड़ बग्गा हंस रहा है, और दूसरी रचना है इनकी रोशनी के मैदान की तरफ। 18वें नंबर के हैं मंगलेश डबराल, इनकी है पहाड़ पर लालटेन। देखिए हिंदी नवगीत परंपरा ये क्या थी। हिंदी नवगीत परंपरा का प्रारंभ डॉक्टर शंभुनाथ सिंह 1960 ईस्वी के उपरांत स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार अज्ञेय जी ही नवगीत परंपरा के सूत्रधार थे। सत्य तो यह है कि नवगीत नई कविता का गीतात्मक रूप है, तो नई कविता को का ही जो गीतात्मक रूप है वही नवगीत परंपरा कहलाया। गीतात्मकता जब नई कविता से जुड़ गई तो नवगीत कही जाने लगी, अर्थात जब कविता को एक गाने के जैसे एक सुर लय में गाया गया तो वही नवगीत कहलाया। तो अज्ञेय शंभुनाथ सिंह, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, ठाकुर प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, कैलाश वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, रमेश रंजक आदि ने नवगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बच्चन जी, बच्चन, अंचल, नीरज आदि कवियों ने गीत को लोकप्रिय बनाया, किंतु उसे समसामयिक समस्याओं एवं समकालीन उथल पुथल से अलग रखा। छठे दशक में नई कविता और नई कहानी के साथ ही नवगीत अस्तित्व में आया था। नवगीत की पहली बार विशद चर्चा राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगिनी, गीतांगिनी किसकी रचना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि 1958 में प्रकाशित हुई। इन्हें ही नवगीत नामकरण का श्रेय दिया जाना चाहिए। जीवन प्रकाश जोशी ने केदारनाथ अग्रवाल तथा ठाकुर प्रसाद सिंह को नवगीत के आरंभकर्ता का श्रेय दिया गया है, जबकि कुछ अन्य लोग उमाकांत मालवीय को नवगीत का जनक मानते हैं। तो इस चीज़ में कोई भी एक मत नहीं है विद्वान कि नवगीत का किसे माना जाए जनक, सबके अपने अपने मत हैं इसमें। नवगीत की परिभाषा यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहली है डॉक्टर रामदरस मिश्र जी के अनुसार, अनुभूति की सच्चाई, नवीन सौंदर्य बोध, आकार लघुता, नवीन बिंब प्रतीक, उपमान योजना,
इसकी सामान्य विशिष्टता है। इन सभी गीतों में लोक जीवन का रस है। तो ये जो परिभाषा है ये डॉक्टर रामदरस मिश्र जी ने दी है नवगीत की परिभाषा। दूसरी जो परिभाषा दी है वो नीरज ने दी है। वो कहते हैं कि नई कविता और गीत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। नई कविता से जो कुछ छूट गया है उसे वाणी दी है गीत ने, और गीत अभी तक जिसकी ओर से उदासीन रहा है उसे अभिव्यक्त किया है नई कविता ने। तो इस तरह से नीरज जी ने इसकी परिभाषा दी है नवगीत की। डॉक्टर रामदरस मिश्र यह भी स्वीकार करते हैं कि नवगीत और नई कविता में अंतर सिर्फ इतना है कि नई कविता बौद्धिक ज़्यादा है और नवगीत हृदय का सहारा लिए रहती है। वे नवगीत को नई कविता का पूरक न मानकर गीत काव्य का नया विकास मानते हैं। नवगीत की चर्चा 1960 से होने लगी थी। नवगीत संबंधी आलेख वाराणसी की वासंती में तथा ज्योत्सना, ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं में छपे थे। नामवर्षीय विद्यानिवास मिश्र, रविंद्र भ्रमर के लेखों के नवगीत के स्वरूप को स्पष्ट करने में सहायता पहुंचाई थी। कुछ नवगीतकारों के स्वतंत्र गीत संग्रह यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह का है आओ खुली बयार, ये भी बहुत बार पूछी गई है रचना। दूसरे हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, इनकी है नवगीत में वंशी और मादल। तीसरे हैं रामदरस मिश्र, इनका नवगीत है पथ के गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, ये बहुत बार पूछी गई है नवगीत में। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ किसकी है? रामदरस मिश्र जी की। चौथे नंबर के हैं बाल स्वरूप राही, जो नितांत मेरी है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप इन सभी को लिख लीजिएगा। नवगीत की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही थी? पहली प्रवृत्ति है वर्तमान विसंगतियों का चित्रण। दूसरी है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तीसरी इसकी विशेषता है परिष्कृत सौंदर्य बोध। चौथी जन भाषा का प्रयोग। पांचवा है लोक धुनों का प्रयोग। छठा है नवीन बिंब योजना। सातवां है नवीन प्रतीक योजना और आठवीं विशेषता है नवीन उपमान योजना। नवगीत के कुछ यहाँ पर उदाहरण हैं। पहला है अनबोली प्रीति सी निंदिया के गीत सी, प्राणों में छा गई चेतना की चांदनी। तो ये है पंक्ति सोम ठाकुर जी द्वारा रचित है नवगीत की। और दूसरा इसमें उदाहरण है नवगीत का, नील गगन सा बेकारी का साया है, कृष्ण निशासी महंगाई की छाया है, शासन का दीप मरघट सा जलता है, रिश्वत का रथ राजमार्ग पर चलता है, खून खराबी महानाश का तांडव है, कौरव जैसा राज की जनता पांडव है। तो ये है वीरेंद्र मिश्र जी की द्वारा रचित नवगीत की कुछ पंक्तियां हैं। एक यहाँ पर टॉपिक है हाइकू, ये भी बहुत प्रचलित रहा है आधुनिक काव्य में। हाइकू क्या है? देखिए, हाइकू जापानी कविता का एक छंद है। तो हाइकू कहाँ का छंद है? ये है जापानी कविता का छंद। यह हिंदी में भी होने लगा है। उन कविताओं को हाइकू कविताएं कहा जाता है जो केवल 3 पंक्तियों की होती है। तो केवल इसमें 3 पंक्तियां होती हैं। इसकी प्रथम पंक्ति में 5 वर्ण हैं, द्वितीय पंक्ति में 7 वर्ण और तृतीय पंक्ति में फिर से 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार यह 17 वर्ण वाला एक वार्णिक छंद है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि हाइकू में कितने वार्णिक छंद होते हैं? तो टोटल होते हैं इसमें कुल मिला के 17। हिंदी में डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने हाइकू कविताएं प्रचुर मात्रा में लिखी हैं। इसके अतिरिक्त हाइकू कविता लिखने वालों में हैं डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल, डॉक्टर कमलेश भट्ट, डॉक्टर सुधा गुप्ता और प्रभात शर्मा आदि। कमलेश भट्ट जी द्वारा लिखे हुए 2 हाइकू संकलन हैं। देखिए, 1889 में हाइकू संकलन और दूसरा है हाइकू 1999, ये प्रकाशित हो चुके हैं। समकालीन जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी वो क्या रही थी? देखिए, नई कविता के विकास में कुछ पत्रिकाओं का विशेष योगदान रहा है। इनमें से कुछ पत्रिकाएं और उनके संपादकों के नाम निम्न प्रकार हैं। पहला देखिए प्रतीक, ये पत्रिका है अज्ञेय जी द्वारा रचित। दूसरी कविता है, ये पत्रिका है कविता नाम से, ये इनके जो संपादक हैं वो है भगीरथ भार्गव। ये पत्रिकाएं भी अक्सर पूछी जाती हैं तो आप नोट कर सकते हैं इन्हें।
तीसरी जो पत्रिका है वो निकष है, जो कि धर्मवीर भारती जी द्वारा संपादित है ये। चौथी जो पत्रिका है वो है संकेत, ये उपेंद्र नाथ अश्क जी ने इसका संपादन किया। पांचवी पत्रिका है आधुनिक कविताएं, रणधीर सिन्हा जी द्वारा संपादित है। नई कविता, ये जगदीश गुप्त इसके संपादक रहे। संचेतना, ये है डॉक्टर महीप सिंह की। संचेतना बहुत बार पूछी गई है, महीप सिंह जी की है ये। साहित्यिक पत्रिका के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट नाम भी हैं। देखिए, पत्र और संपादक के नाम भी हैं यहाँ पर। साप्ताहिक हिंदुस्तान, जो कि मनोहर श्याम जोशी और मृणाल पांडे जी इसके संपादक रहे थे। धर्मयुग, ये धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री इसके संपादक रहे। दिनमान पत्रिका के घनश्याम पंकज। इंडिया के प्रभु, इंडिया टुडे है ये, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। इंडिया टुडे पत्रिका है ये, इसके हैं प्रभु चावला है रही हैं। और वामा, इनके हैं विमला पाटिल जी रही हैं। कादम्बिनी, इसके राजेंद्र अवस्थी थे संपादक। कहानी पत्रिका के थे श्रीपत राय। हंस पत्रिका के देखिए राजेंद्र यादव। गंगा पत्रिका के कमलेश्वर और आलोचना के थे नामवर सिंह। तो ये आज के हमारी वीडियो में हमने समकालीन कविता या साठोत्तरी कविता के बारे में जाना और नवगीत परंपरा, हाइकू। इसके आगे की जो कल की हमारी वीडियो रहेगी तो उसमें आधुनिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। जो भी हमारे अभी तक की वीडियो रही थी उसी से संबंधित मैं उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊँगी, तो आप उस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।